Hello guys, welcome back all of you. Welcome back once again to all my dear students. Welcome to this my class of mathematics. I am your very own DC sir. आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला लेक्चर, बहुत ही अमेजिंग होने वाला लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमारा एक ब्रांड न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे सिलेबस का ये बेस होने वाला है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें हम बिल्कुल एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में, क्योंकि इसमें हम और मैं और आप साथ मिलकर ट्रेवल करेंगे और फाइनल डेस्टिनेशन, जो आपका डेस्टिनेशन है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके बोर्ड एग्जाम, दोनों ये डेस्टिनेशन जो है हम साथ मिलकर ट्रेवल करेंगे। इस जर्नी में हर एक मोमेंट पे, हर एक पल पे मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पे, सेट्स। नाउ सेट इज बेसिकली हम डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं ये वर्ड सेट। अगर आपको याद हो, लाइक मम्मा कहती है कि बेटा ये सेट ऑफ बुक्स जो है आपका, इसको साइड में रख दो या वहां पर अरेंज कर दो। हाँ ठीक है, या आपके छोटे भाई बहन अगर हैं वहां पर, तो वो कहते हैं कि ये सेट ऑफ ये टॉयज आप ऑर्डर करते हैं कि सेट ऑफ टॉयज, ये जो टॉयज हैं आपके, इस पूरे सेट को आप उठा के यहाँ रख दो। तो सेट इज बेसिकली व्हाट? सेट बेसिकली क्या है? सेट जो है बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ नेम्स। सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया हमको कि सेट जो है वो बेसिकली एक कलेक्शन है। क्योंकि डेली लाइफ में भी हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, और ये वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब वहां पर किसी न किसी कलेक्शन के बारे में बात हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक है, मेरे साथ रहना, पूरे चैप्टर में क्लियर हो जाएगा पूरा। इस चैप्टर से आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर लिंक्ड हैं। यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं आपको। तो बेसिक से स्टार्ट किया है, इसलिए चैप्टर उठाया है यहां पर। ठीक है, और हमारा सिलेबस भी इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से कभी कभी एक आध क्वेश्चन टपक जाता है अपने जेई के एग्जाम में, ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर का क्लियर नहीं हुआ तो इसके आगे आने वाले चैप्टर, जिन चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, वो चैप्टर हमारा वीक रह जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, सो यस, ठीक है। चलिए, तो सेट मैंने बोला है कि सेट इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नेम्स और अल्फाबेट्स। ठीक है, तो उसको हमने पूरे को एलिमेंट्स कह दिया, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैंने बोला, सुनना मेरे को ध्यान से, है ना, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं आपस में। मैंने बोला कि आपकी क्लास है ना, आपकी क्लास में बॉयज बैठे हैं, गर्ल्स बैठी हैं। ठीक है, मैंने बोला कि मैंने वहां पर दो कलेक्शन बना दिए। मैंने क्या किया, बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग कर दिया, है ना। हालांकि बॉयज को लग रहा हो कि सर ने ऐसा क्यों किया, और इनसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं, हम बड़े अच्छे वाले साथ में बैठे थे, सर ने अलग अलग कर दिया। ठीक है बेटा, तो बेटा मैंने कुछ सिखाने के लिए आपको अलग किया है ना, कुछ सिखाने के लिए मैंने क्या किया, बॉयज को अलग बिठा दिया और गर्ल्स को अलग बिठा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने बेसिकली कलेक्शन कर दिया, बॉयज का कलेक्शन और गर्ल्स का कलेक्शन। अब मैंने किसी एक स्टूडेंट को स्टेज पे बुलाया, सामने बुलाया, बोर्ड पे खड़े होकर वहां पर बुलाया। ठीक है, और मैंने वहां पर ये बोला कि एक स्टूडेंट मेरे बगल में खड़ा है, और मैंने जो बाकी स्टूडेंट वहां पर बैठे हैं क्लास में, मैंने उनसे पूछा, है ना, मैंने उनसे सवाल किया क्या किया कि ये जो स्टूडेंट है ये कौन सा कलेक्शन में जाएगा, ये बॉयज वाले कलेक्शन में जाएगा या गर्ल्स वाले कलेक्शन में जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप ढूंढेंगे कि ये जो स्टूडेंट मेरे बगल में जो स्टूडेंट खड़ा है, ये खड़ा है या खड़ी है, मतलब ये लड़का है या लड़की है। अगर ये बॉय है तो ये इस कलेक्शन में जाएगा, और अगर इफ इट इज अ गर्ल तो ये इस कलेक्शन में जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन मैंने आपसे बोला कि एक स्टूडेंट को मैंने यहां पर खड़ा किया, और मैंने बोला कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट की यहां पर बात हो रही है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात हो रही है। तो फिर अब ये कहां जाएगा, ये बॉयज में जाएगा कि ये गर्ल्स में जाएगा, ये कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो इसको समझाने का पॉइंट ये था कि सेट इज बेसिकली कलेक्शन, लेकिन द कलेक्शन शुड बी वेरी वेल डिफाइंड। कलेक्शन बहुत अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब कि अगर हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट या कोई अल्फाबेट या कोई नेम है, तो ये मेरे पास एक कलेक्शन है, बहुत सारे कलेक्शन है, और एक और सिंगल ऑब्जेक्ट है। सिंगल ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन के अंदर आएगा नहीं आएगा, मैं क्लियर रहूं अपने माइंड में, क्लियरली डिसाइड कर पा रहा हूं अगर मैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा या ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आएगा। इफ आई एम क्लियर अबाउट दिस, then it is a set, this collection is a set, and
इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, अगर वहां पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो वो कलेक्शन तो है बट सेट नहीं है। अब मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके चलता हूं, आइए। रीड करने वाली बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में, तो रीड कर लेते हैं, है ना, रीड करेंगे। डेफिनेशन है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने बोला था ना वेल डिफाइंड वर्ड आएगा, यहां पर वेल डिफाइंड वर्ड आ गया। इट इज बेसिकली वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड। द कलेक्शन शुड बी वेरी वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे से डिफाइंड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम काइंड, दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल लेटर से तो हम सेट्स के अंदर एलिमेंट को डिनोट करेंगे, और उन सेट्स का जो नाम है उसको हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी चैप्टर की, ठीक है। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर कोई एलिमेंट ए किसी सेट का एलिमेंट है, मतलब उसके अंदर आ रहा है, उस कलेक्शन के अंदर आ रहा है, तो हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ये वर्ड आप यूज करते आ रहे हैं, है ना। एंड से ए बिलोंग्स टू ए, इसको लिखेंगे हम, इसको ऐसे रीड करेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे रीड करेंगे इसको, ठीक है। इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, दोबारा बताता हूं आपको, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए जो है सेट ए का एलिमेंट है तो उसको ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। इसको रीड करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, ये मैंने अभी लिखा हुआ है, ए बिलोंग्स टू ए। इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए उसका एलिमेंट नहीं है, देन वी राइट दिस लाइक दिस, और इसको रीड कैसे करेंगे, ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, राइट। अच्छा ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन से हमने दो बातें सीखी, पहला कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर आ रहा है तो लिखेंगे इसको ए बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का साइन वहां पर आ जाएगा, और नहीं आ रहा है तो डज नॉट बिलोंग, तो साइन को क्रॉस कर देंगे, ऐसे काट देंगे तो डज नॉट बिलोंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए, यहां तक क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स और कर्ली ब्रैकेट्स। सेट्स को हम कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, एंड एंट्रीज विद इन द ब्रैकेट आर नोन एज एलिमेंट्स डिनोटेड बाय। तो सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में, कोई सेट अगर मैं ए लिख रहा हूं तो कर्ली ब्रैकेट में यहां वो सेट आ जाएगा। अब इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो स्मॉल में, ए बी सी एंड सो ऑन। ये आपका एक सेट को लिखने का तरीका होता है, किसमें एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में, कर्ली ब्रैकेट्स लगा होंगे, और सेट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में होगा। इज दैट क्लियर? से यस, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये नोटेशन ऑफ सेट, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, उससे पहले आपको बता दो कि मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है सेट की, कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए आप, मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहला है कलेक्शन ऑफ, हैंड राइटिंग में मत जाना, भावनाओं को समझना, कलेक्शन ऑफ ऑल excellent players of Indian cricket team, right? And the second one is collection of all prime ministers of India. अभी जो है ये दोनों ही आपके सामने दो कलेक्शन मैंने लिखे हुए हैं। देखिए जज कैसे करना है कि एक कलेक्शन एक सेट है या नहीं, जज कैसे करना है, आप कोई भी एक एलिमेंट उठाएं और बस अगर आप ये डिसाइड कर दे कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन के अंदर आ रहा है, श्योर है, अगर आप श्योर हैं तब तो वो सेट, वो कलेक्शन जो है वो सेट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैंने सपोज मैंने उठा लिया सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सीलेंट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम,
तो किसी को सौरव गांगुली पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, तो किसी को युवराज सिंह पसंद है। तो यहां पर हर केस में आंसर चेंज होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा तो आप बोलेंगे सचिन तेंदुलकर इसमें आना चाहिए, लेकिन किसी और से पूछा तो उसको कि मुझे तो मुझे लेफ्ट हैंडर्स जो है वो ज्यादा पसंद है, ठीक है, या राइट हैंडर ज्यादा पसंद है, तो मुझे युवराज सिंह ज्यादा पसंद है, तो क्योंकि उसने 6 छक्के मारे थे, ठीक है, तो मुझे युवराज सिंह ज्यादा पसंद है, तो मेरे हिसाब से युवराज सिंह शुड बी द एक्सीलेंट प्लेयर। कोई बोलेगा कि सौरव गांगुली ने एक रेवोल्यूशन लाया इंडियन क्रिकेट में, तो सौरव गांगुली। तो यहां पर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है सर? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। ये जो वर्ड यहां पे लिखा हुआ है ना, एक्सीलेंट, इसका मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग यहां पर क्या है? वो डिस्क्राइब नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। एक्सीलेंट का मतलब जितने सबसे ज्यादा रन मारे हो, या जिसने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन मारे, जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, तो देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स। तो यहां पर पैरामीटर डिसाइड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा प्लेयर इस कलेक्शन के अंदर आना चाहिए। दैट मीन्स दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज अ कलेक्शन बट नॉट अ सेट। बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल, collection of all prime ministers of India, collection of all prime ministers of India, तो यहां पर जो भी मैं नाम लूंगा वो तुरंत जितने प्राइम मिनिस्टर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी तक, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स अपने हुए हैं सबके नाम अगर आपको याद है, और अब अगर आप सर्च करेंगे तो वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा। तो कोई भी नाम अगर मैं लूंगा तो आप डिसाइड कर पाएंगे। अगर मैंने राहुल गांधी का नाम लिया तो आप बोलेंगे राहुल गांधी इसमें नहीं आएगा। सोनिया गांधी का नाम लिया तो सोनिया गांधी का नाम इसमें नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलूं डॉक्टर मनमोहन सिंह तो नाम आएगा, श्री नरेंद्र मोदी नाम को तो नाम आएगा। तो यहां पर क्लियरली हम डिसाइड कर सकते हैं जो जो भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं वो इसके अंदर आएंगे, जो नहीं रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो दैट इज क्लियर, राइट। तो यहां पर ये वेल डिफाइंड है, दिस कलेक्शन इज वेरी वेल डिफाइंड, तो दिस इज अ सेट, this collection is a set, right। तो ये उस वर्ड का मीनिंग था जो मैंने आपको सिंपल से 2 एग्जांपल से समझा दिया। जब भी तारीफ वाले शब्द जब भी आएंगे, बेस्ट, परफेक्ट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, जैसे कि मैं अभी आपकी क्लास में अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं आपकी क्लास में, बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, आपसे पूछोगी हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो जैसे मैंने बोला मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो हर बच्चा तो अपने आप को किसी से कम समझता नहीं है ना। सारे बच्चे सीना तान के खड़े होकर सर मैं हूं वो, सर मैं हूं, आपने मेरे बारे में कुछ कहा सर, मैं हूं सर वो, ठीक है। तो सारे बच्चे अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन 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 क्लास में बेटा जो पढ़ा रहा है ना उससे इंटेलिजेंट तो नहीं हो ना आप। क्लास में जो आपको पढ़ा रहा है उसको एक एक चीज पता है, कि वो जो बालक पीछे सबसे बैठा है उसको पता ही नहीं होता है ना, कि क्लास में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो वो भी अगर अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझ रहा है तो मतलब मैं तो फिर अपने आप को भगवान समझने लग जाऊं, आगे नहीं। तो आपके टीचर को पता होता है कि सुपर इंटेलिजेंट जो होता है क्लास में एक ही होता है, और वो समझ गए आप, है ना, समझ गए, ठीक है, ओके। तो सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन वहां पर कैटेगरी डिफाइन नहीं है ना। सुपर इंटेलिजेंट का मतलब, अगर मैं बोलूंगा मेरे को ये 2 लड़के सबसे ज्यादा पसंद है क्लास में, कि सबसे जल्दी आंसर मेरे क्वेश्चंस का ये देते हैं, मेरा क्राइटेरिया क्या है, सबसे जल्दी आंसर ये देते हैं। किसी और टीचर का क्राइटेरिया क्या होगा कि ये कभी भी क्लास को मिस नहीं करते, बंक नहीं करते। तीसरा टीचर बोलेगा कि मेरी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स जो है टेस्ट में इन 2 बच्चों के आते हैं, तो भले ही क्लास में आंसर नहीं दे रहे लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स क्लास में टेस्ट में इनके आते हैं, तो ये मेरे लिए सुपर इंटेलिजेंट है। तो क्राइटेरिया बदलेगा। तो जब भी तारीफ वाले शब्द आएंगे तो उस केस में वो सेट जो है वो कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगा, क्योंकि तारीफ वहां पर डिफाइन नहीं होती, इसके पैरामीटर्स डिफाइन नहीं होते। बहरहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर सिंपल सा है, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर होता है, राइट। इसका मैं एग्जांपल यहां पर देख लूं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो ये सेट है, ये सेट में 3 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। अब ये आपको समझ में आना चाहिए सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को ऐसे लिखते हैं बेटा, देखिए आप, ये सेट को लिखने का तरीका है,
सेट का नाम जो कि कैपिटल लेटर में, कैपिटल अल्फाबेट में, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे उन सेट्स के एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स उसके अंदर। तो ये एक सेट को लिखने का तरीका है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट एक्स इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय nx। ठीक है, तो किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर होता है। कुछ नहीं करना है, काउंटिंग आपने बचपन से सीखी है, आपको आती है। आपको जो सेट दे रखा है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लें। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर भी 3 होगा। बात समझ में आई नहीं आई आपको? ये बात समझ में क्लियर है ये वाली चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आ जाइए। चलिए तो नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज दिस एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बताया भी एग्जाम्पल से कि वेल डिफाइंड क्या होता है। यहाँ पर देखें आप, अब आप चेक कर सकते हैं इसमें कौन कौन से सेट हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं बोलूंगा कि एक बच्चा लेके अगर मैंने खड़ा कर दिया, अगर वो बच्चा आपकी क्लास में से, तो आप बोलेंगे हाँ इसमें आएगा। और अगर किसी सीनियर क्लास से जूनियर क्लास में, तो आप मना कर देंगे। तो ये क्लियरली पता है कि आपके क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं। तो दिस इज अ सेट ना, ये आपका एक सेट हो गया, बिकॉज दिस इज वेरी वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। नेचुरल नंबर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिससे हम काउंटिंग करते हैं, वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो 50 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 49 तक। तो 1 से लेकर 49 तक, 49 मेंबर्स इसमें आएंगे। दिस इज वेरी वेल डिफाइंड, दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, ये तारीफ वाला शब्द आ गया, दिस इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स। आप बोलेंगे सर सारे ही टॉपिक हमारे लिए डिफिकल्ट है, सारे ही टॉपिक हमारे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन ये आप बोलते थे इस क्लास में, डीसी सर की क्लास में आने से पहले शायद आप ऐसा बोलते थे। लेकिन जब से आपने जो है ये वाले वीडियो परचेज किए हैं, जब से आपने डीसी सर से पढ़ना शुरू किया है, अब आपके लिए कोई भी टॉपिक है ना, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट रहा ही नहीं है, रहा ही नहीं है सर। ठीक है, तो ये हो गई हाइपोथेटिकल बात। ठीक है, इन जनरल बात करें तो कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स, तो किसी बच्चे को कैलकुलस में प्रॉब्लम है, किसी को अलजेब्रा में, किसी को कोऑर्डिनेट में, किसी को ट्रिग्नोमेट्री में, हर बच्चे के केस में अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पर कोई एक यूनिवर्सल आंसर नहीं आएगा, डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि कोई टॉपिक का नाम अगर मैं लेता हूँ सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बोलेगा इजी है, कोई बोलेगा डिफिकल्ट है। किसी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आना चाहिए, किसी के लिए नहीं आना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, हाँ जो प्राइम नंबर हो और इंटीजर भी हो दोनों, तो बिल्कुल कलेक्शन हो सकता है, दैट इज ऑल गुड। ठीक है, तो जहां पर भी देखिए आप तारीफ या आप तो बुराई वाले शब्द भी आएंगे, ठीक है, तो वहां पर जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज दिस बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, अगर कोई भी एलिमेंट किस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट किस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आएगा क्योंकि 4 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन -4 नहीं है, तो यहाँ पर तो आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। 12 इसके अंदर नहीं है, 12 का नहीं आएगा। 9 इसके अंदर है, 9 बिलोंग्स टू। 0 इसके अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। एंड -2 भी इसके अंदर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर एलिमेंट सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, अदरवाइज डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो आपको बताया अभी, जहां पर हम सेट को लिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स हमने लिख दिए। ये होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इन रोस्टर, इसको रीड आउट कर लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, एंड देयर एलिमेंट्स आर एंक्लोज्ड इन दीज कर्ली ब्रैकेट्स। एलिमेंट्स उन कर्ली ब्रैकेट्स में इंक्लोज्ड रहते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। तो जो भी उस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स को आप लिखेंगे, उनके बीच में कॉमा लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, सेट को कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। तो ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म। जैसे कि ये एग्जांपल के लिए, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 8। 2 and 8 से
छोटे नेचुरल नंबर 2 एंड 8 के बीच वाले, तो 3 4 5 6 7 हमने एलिमेंट्स लिखे है ना, वी रोट डाउन द एलिमेंट्स, उनको कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज्ड कर दिया, सेपरेट कर दिया एलिमेंट्स को कॉमा से, और सेट का नाम तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है, दिस इज रोस्टर मेथड है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉलोइंग को रोस्टर फॉर्म में। आइए पहला देखें, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ए दे रखा है, वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स, तो यही 5 वॉवल्स होते हैं, मैंने एलिमेंट्स लिखे, बीच में कॉमा लगाया, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। सेकंड, दूसरे पे आओ, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में भी जो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो जो 2 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, उसमें इवन वाले कौन से हैं, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। अब आप यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई अंत तो है नहीं, नेचुरल नंबर तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, बात समझ में आ रही ना आपको मेरी। वैसे ही इवन नेचुरल नंबर का भी कोई अंत है नहीं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये चलता जाएगा, ये कारवा चलता रहेगा। तो जब चलता रहेगा तो हम क्या करते हैं, ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 एलिमेंट लिख के डैश 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 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये डैश 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 का मतलब होता है कि ये जो सीरीज है, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये जो सेट है, ये चलता जा रहा है चलता आ रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा, तीसरे पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। 11 से छोटे प्राइम नंबर, क्या आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वैसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल या खुद से डिविजिबल, मतलब इनका फैक्टर खुद के और 1 के अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 2 3 5, है ना, लिखते हैं प्राइम नंबर्स। हाँ भाई, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं देखें आप, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। यहां हमें बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11, 11 से छोटे प्राइम नंबर, दिख रहा है क्या आपको? 11 से छोटे छोटे ये रहे 4, बस यही मेरा आंसर हो गया, 2 3 5 7। ये ध्यान रहे, यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो वो एक ही है, वो है 2। इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही है, इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें प्राइम नंबर की रिगार्डिंग जो आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नोट द ऑर्डर इन विच, कुछ चीजें बेसिक बातें सेट्स के बारे में, कि द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ सेट। किसी भी सेट में ऑर्डर, जिस ऑर्डर में एलिमेंट लिखे हैं वो फर्क नहीं पड़ता कैसे भी लिखे हैं, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना, रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। इसका मैं आपको एग्जांपल से लेके समझाता हूं कि सपोज एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो अगर मैं सेट बी लिखता हूं 2 3 1 4, अगर मैं सेट सी लिखता हूं 2 1 4 3, तो एक्चुअल में आपने क्या किया, यहां पर आपने अपनी स्मार्टनेस का परिचय देते हुए आपने बस इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, आपस में अदला बदली कर दी, लेकिन उससे क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑर्डर से कोई लेना देना है ही नहीं हमें। जरूरी नहीं है 1 के बाद डायरेक्ट 2 ही है, 1 के बाद 3 भी लिख सकते हैं आप, उसके बाद 2 आए फिर 4 आए, तो ये भी सेट ए ही है और ये भी सेट ए ही है, क्योंकि इन तीनों में एलिमेंट्स तो सेम ही है ना, 1 2 3 4 इसमें, वो भी इसमें, वो इसमें भी वही है, तीनों में सेम है, तो ये सारे सेट जो है वो एक को ही रिप्रेजेंट करें, वो है सेट ए को, पहली चीज। सेकंड देखें आप, किसी भी सेट बी में अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 2 3 4 4, तो एक्चुअल में ये
1 2 3 4 ही लिखा है। एलिमेंट्स को रिपीट करके लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, लिखेंगे उसको एक ही बार। 4 अगर 2 बार आ रहा है, लिखेंगे एक ही बार। रिपीटेशन यहां पर कोई मैटर नहीं करता, आपको रिपीट किए हुए एलिमेंट को भी एक ही बार लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, इसमें देखें कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब यहां पर m जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, t जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, a रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन हमने इनको m को, a को, t को एक ही बार लिखा है, ठीक है। बाकी तो सिंगल सिंगल ही थे, लेकिन ये तीनों 2 बार रिपीट हो रहे थे, लेकिन लिखा हमने फिर भी इनको एक ही बार ही है। तो रिपीटेशन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद है रोस्टर फॉर्म के बाद सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो भी आपका सेट होता है उसको एक रूल, एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। वहां पर हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, है ना। फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है पर्टिकुलर, उसी फॉर्म में लिखते हैं उसको। जैसे फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो उस सेट की रोस्टर फॉर्म आपको मिल जाएगी। जैसे कि रीड आउट करते हैं, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रॉपर्टी px ऑफ इट्स एलिमेंट x। इन सच केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय x such that px hold or x such that px hold, which read as the set of all x such that px holds the symbol this or this is read as such that। तो यहां पर अब मैं आपको तीनों तरीके समझाता हूं, इसमें शायद एग्जांपल होगा, इसमें डायरेक्ट हाँ एग्जांपल है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न एज। तो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर तो जैसे मैंने को बताया था कि 2 4 6 8 10, ये तो उसकी रोस्टर फॉर्म होगी, राइट, ये उसकी रोस्टर फॉर्म होगी। अब इस रोस्टर फॉर्म को चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले सेट का नाम, फिर इक्वल, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं हम x। तो जितने भी एलिमेंट थे 2 4 6 8 10, उन सबको मैंने एक ही नाम दे दिया, बार बार एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही एलिमेंट लिखेंगे वो है x, ठीक है। तो x, उसके बाद ये चाहे स्लैश लगा दें या फिर ये, इसका मतलब है सच दैट, तो x सच दैट। अब x का डिस्क्रिप्शन, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2n। x के बारे में लिखना है आपको यहाँ पर, x इज अ नेचुरल नंबर, एक x एक नेचुरल नंबर जो कि दे रखा है, और x 2 का मल्टीपल है मतलब e1 है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और छोटा करें तो x एक नेचुरल नंबर है, x बराबर 2n, और x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। और छोटा करें, इसको भी कंबाइन कर दो, x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n। तो ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के तरीके, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये एक्चुअल में 8 या 8 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 8, देन a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 1 4 9 16, ये क्या है? सभी होल नंबर के स्क्वायर्स हैं, होल नंबर के स्क्वायर या इंटीजर के स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है उसका स्क्वायर ही यहाँ पर दे रखा है। यहाँ देखें सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में सारे इंटीजर्स का सेट, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स -1 से 1 है और एक्स एक इंटीजर है, ठीक है। तो इतना पार्ट तो अब देखिए सब में सेम रहता है, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स सच दैट। उसके बाद एक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, और लास्ट में एक्स कहां से बिलोंग करता है वो आता है, ठीक है। जैसे कि अब देखेंगे 3 6 9 12, देन a बराबर 3 6 9 12, तो 3 का मल्टीपल लेकिन केवल 4th मल्टीपल तक ही है, तो x बराबर 3n, x बराबर 3n, n एक नेचुरल नंबर है, n 1 या 1 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा, ठीक है, 1 से 4 के बीच में ही। तो ये आपकी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, देखिए पहला, सेट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स ऑफ और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल, ये लिखेंगे इसको a बराबर
x such that x 1/n और n नेचुरल नंबर। तो n को अपने बोल दिया नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल है x, यही बोला है। दूसरे पे आ जाओ फटाफट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएगा x सच दैट x बराबर ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 3 5, ठीक है। तो x बराबर 2n - 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n को आपने नेचुरल नंबर सबसे छोटा नंबर पुट किया, n एक नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू अपने आप में 1 2 3 4 5 है, तो n को 1 पुट किया तो x आएगा 1, n को 2 पुट किया तो x आ जाएगा 3। तो उसको सॉल्व करने पर 1 3 5 7 यही आएगा। थर्ड देखें, यहां कर देता हूं उसको, ये हो जाएगा x सच दैट, अब देखिए यहाँ पर x में 5 की पावर है, 5 है, ये 5 का स्क्वायर, 5 पर भी 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 1 से 4 जा रही है, तो x हो जाएगा 5 की पावर समथिंग, और वो जो समथिंग है वो 1 से 4 है, लेकिन 1 से 4 में भी कौन सा नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर। आपको एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। अगला देखें 0, तो 0 में सिंपल सा, जब सिंगल एलिमेंट हो तो x बराबर 0, खेल खत्म। x सच दैट x बराबर 0, कि x इस प्रकार की x की वैल्यू ही 0 है, सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो ये है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। देखें आप, फर्स्ट कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। x का स्क्वायर 10 से छोटा है और x एक इंटीजर है, ऐसे कितने इंटीजर है जिनका स्क्वायर 10 से छोटा है? सिंपल सा है, देखिए आप, हो जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? बोलो हाँ या ना। सो यस, x इंटीजर और x का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, 2 से छोटा है। x का क्या हो सकता है? -2 -1 0 1 2। हाँ भाई सही है ना? अरे बोल नहीं रहा हूं आप लोग यार, बोलो। x से n/n² + 1 और n 1 से लेकर 3 तक है, तो n की वैल्यू 1 से 3 तक नेचुरल नंबर में पुट करनी है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, और यहाँ पर भी वैल्यू जो है, तो ये हो जाएगा 2/2 का स्क्वायर 4 + 1, 3/3 का स्क्वायर 9 + 1, 4/4 का स्क्वायर 16 + 1 17। ठीक है। फोर्थ वाला देखें, d, x एक इंटीजर है और -½ से -½ से 9/2, तो -½ से 9/2 के बीच में कौन कौन सी इंटीजर? -½ का मतलब -0.5 से 4.5 के बीच में कौन कौन सी इंटीजर है? ये आएगा -½ के जस्ट नेक्स्ट 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और 4 के बाद अगला 4.5 हमारी लिमिट है, तो 4.5 से पहले रुक जाएंगे, तो 0 1 2 3 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आपने जस्ट इन रूल को सॉल्व किया तो ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहला है नल और एम्प्टी सेट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना। सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल और एम्प्टी सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय, या तो 5 से डिनोट करते हैं या इस तरीके से खाली कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इससे, जैसे कि a दे रखा है, a बराबर x -7 से छोटा है बराबर, लेकिन x अपने आप है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी है और -7 से छोटा है, -7 से छोटा होता है -8 -9, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो -7 से छोटा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए ये 5। यहां देखें 5 से 6 के बीच में, x 5 से बड़ा और 6 से छोटा, तो 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 5.01 5.02, लेकिन अगर आप बात करेंगे 5 से 6 के बीच में कोई भी इंटीजर ढूंढ के लाओ, तो 5 के बाद तो अगला इंटीजर 6 ही होता है, उनके बीच में तो कुछ होता ही नहीं है, तो दिस इज अगेन 5। A set consisting of at least one element is called a non-empty or non-void set। कम से कम एक एलिमेंट भी किसी सेट में आ गया, सेट कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक, तो उसको नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिंगलेटन सेट, ऐसा सेट इसमें एक ही एलिमेंट हो, सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट, जैसे कि सेट ऑफ इवन प्राइम, तो इवन प्राइम मैंने आपको बताया एक ही होता है 2, x बराबर 6 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, सिंगल एलिमेंट। फाइनाइट सेट, ऐसा सेट, नाम से पता लग रहा है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, मतलब आप काउंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि यहां पर देखें 2 और 7 के बीच में इंटीजर, तो 2 3 4 5 6 7 6 एलिमेंट्स हैं इसमें,
यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, एक्स की वैल्यू 1 और -1, दो एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो ये वो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं। ऑल दो ये सेट बिल्डर फॉर्म में थे, काउंट करने के लिए आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने रोस्टर फॉर्म में चेंज किया, नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी काउंटेड, therefore these sets are known as finite sets. Cardinal number or order of a finite set. Cardinal number of a finite set is the number of element in the finite set and it is denoted by NA OA, number of elements in set. कार्डिनल नंबर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, कितने एलिमेंट, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वही उसका कार्डिनल नंबर होता है, उसी को हम ऑर्डर ऑफ ए सेट भी कहते हैं, ठीक है, उसी को हम ऑर्डर भी कहते हैं। कार्डिनल नंबर या ऑर्डर एक ही बात है, और ये होता है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। जैसे इसका कार्डिनल नंबर जो है, अगर मैं आपसे बोलूं तो इसका 6 है, ठीक है। इसका अगर मैं आपसे बोलता हूं कार्डिनल नंबर बोलें या ऑर्डर ऑफ सेट बोलें, ये 2 है, राइट, ठीक है। आगे बढ़े, चलूं आगे, चलूं भाई, चलो। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट से उल्टा, ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, मतलब काउंट नहीं किए जा सकते हैं, उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, काउंट नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट सेट, दो सेट्स में अगर कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। कार्डिनल नंबर का मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एक में अगर 3 एलिमेंट दूसरे भी 3 है, वो 3 क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दोनों में 3 एलिमेंट है, दोनों में 4 थे, दोनों में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर सेम होना, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, दोनों में एलिमेंट जो है उनकी वैल्यू अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर ए में 4 एलिमेंट, बी में भी 4 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स इज सेम, दैट मीन्स सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, राइट है नहीं है, राइट, नोट करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो सेट्स, ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद देखें, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बात करते हैं, और यहां लिख देंगे हम इक्वल सेट्स, ठीक है। तो देखें आप, इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, आप देखिए इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो ए, ई और एच, ये 2 एलिमेंट वाले इक्विवेलेंट सेट है। उसके बाद 4 एलिमेंट वाले हमको सेट दिख रहे हैं यहाँ पर, 3 वाला कोई नहीं है, तो 4 एलिमेंट में हमारे पास है डी, हमारे पास है बी, हमारे पास है सी और हमारे पास है जी। ये 4 एलिमेंट वाले इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। तो जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, वो सेट्स हो गए इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो 2 वाले 3 हैं और 4 वाले 4 हैं, राइट, ठीक है। अब हो गए इक्वल सेट्स। देखें आप, अगर मैं 2 एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अब 4 में देखें, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसका मतलब बी, सी और डी ये आपस में इक्वल है, लेकिन डी अपने जी अपने आप में अलग है और एफ तो बिल्कुल अलग ही है। तो इक्वल सेट्स हो गए बी, सी और डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, कौन से सेट्स इसमें से इक्वल है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू, तो उसके लिए इन तीन सारे सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने वाले यहाँ पर 2 ही है। यहाँ देखें, x नेचुरल नंबर है, x 3 से छोटा है, इसका मतलब 1 और 2, तो a की जो वैल्यू है वो 1 और 2 है। यहाँ देखें, x नेचुरल नंबर है, x ऑड है और 5 से छोटा, 5 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 3, ठीक है। यहाँ पर रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी रिपीटेशन हो रहा है,
फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास ए, उसके बाद बी, उसके बाद ई, ये आपस में इक्वल है। ए में भी 1 2 है, ई में भी 1 2 है और बी में भी 1 2 है, और बी, एफ और सी ये आपस में इक्वल है। बी, सी और एफ ये आपस में इक्वल है। नहीं, बी नहीं है, सॉरी, डी है। सी, डी और एफ, देखिए सी है, डी है और एफ है, आपस में इक्वल है। बी, ए और ई आपस में इक्वल, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? चलूं आगे? चलो भाई चलते हैं आगे। हमारे पास है सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। सिंपल सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेट्स एंड सुपरसेट, देखिए किसी भी सेट में के एलिमेंट को यूज करके जब उससे छोटा सेट बनाया जाता है तो वो कहलाता है उसका सबसेट, और जो बड़ा वाला सेट जिसमें से ये सेट एलिमेंट निकाल कर अलग किए गए हैं, अलग नहीं करना है मतलब उसको यूज किया गया है, वो कहलाता है सुपरसेट। देखिए सिंपल सा है, पहले डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज an element of set B, and then A is called subset of B and B is called superset of A. A is a subset of B, then we write A, इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल एक्चुअल में ये है, A is a subset of B, ठीक है। A is not subset of B, तो उसको हम लिखते हैं ऐसा, A is not, कट कर देंगे, A is not subset of B, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, हमारे पास एक सेट था 1 2 3 4, एक सेट ए है। इस सेट के एलिमेंट्स को यूज करके मैंने देखिए 1 और 2 को यूज करके नया सेट बना दिया, फिर 3 एलिमेंट को यूज करके नया सेट बना दिया, एक सिंगल एलिमेंट को यूज करके भी मैंने सेट बना दिया। लेकिन ये कहीं पर यूज नहीं, ये नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट को यूज करके भी एक नया सेट बनाया जा सकता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि B is a subset of A, C is a subset of A, D is a subset of A, E is not subset of A, and F is subset of A also। F जो है वो सेट A के इक्वल भी है, F जो है सेट A के इक्वल भी है। F और A जो है ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट्स भी हो गए, सबसेट्स भी हो गए। नेक्स्ट, तो सबसेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब भी किसी भी सेट का सबसेट लिखे जाएंगे तो उसमें एम्प्टी सेट जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे कि हमने देखा अभी F जो था वो A का सबसेट था, जबकि F जो था वो A के बराबर ही था। नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, if a set A has n elements, then number of total subsets of A is, ठीक है। तो A के टोटल सबसेट कैसे निकालेंगे? उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर में चढ़ा दो। उस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मान लो किसी सेट ए में n एलिमेंट्स थे, तो उस सेट में जितने भी एलिमेंट है उनको 2 की पावर में चढ़ा दीजिए, उतने सबसेट उस सेट के बनेंगे। तो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, राइट। तो सेट ए में n एलिमेंट्स है तो 2 की पावर n हो जाएगा। इसमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो कैटेगरी होती है। ये जो आपने 2 की पावर n निकाला ये है टोटल सबसेट, सेट ए के टोटल सबसेट। टोटल सबसेट में वो सेट खुद भी आ गया, तो खुद को अगर हटा दें, किसी भी सेट का अगर वो खुद सबसेट होता है तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, उसको हटा के बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। तो 2 की पावर n में टोटल में से मैंने एक हटा दिया, एक कौन? वो सेट खुद, ठीक है। अगर एक सेट ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोई भी दो सेट अगर एक दूसरे के सबसेट है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट ऑफ 5 इज नॉट डिफाइंड, एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स, आपके पास F और A ये है, B ये रहा है ना,
बी ये रहा और सी है। देन फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग सबसेट और नॉट सबसेट। ठीक है, आपको फिल करना है कि सबसेट है या नहीं है। तो देखें एफ, ये रहा एफ, ये बी का सबसेट है नहीं है, क्योंकि एफ में 1 ठीक है, लेकिन 2 कहां से आ गया। अगर बी का कोई सबसेट बनेगा तो उस सबसेट में ये बी के एलिमेंट्स ही तो होंगे ना, बी के एलिमेंट्स को यूज करके ही तो आप सबसेट बनाओगे। तो यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, लेकिन आपने 2 यूज किया हुआ है, तो ये सबसेट नहीं है। यहाँ देखें ए बी का सबसेट है क्या, एफ और ए जो है वो एक ही बात है, तो अगर एफ नहीं है तो बी ए भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें ए जो है वो सी का सबसेट है क्या, बिल्कुल है। ए में 1 2 है, सी में भी 1 2 है, तो ए जो है वो सी का सबसेट है। उसके बाद देखें बी, क्या बी सी का सबसेट है, बिल्कुल है। बी के सारे एलिमेंट सी में से लिए गए हैं, तो बी सी का सबसेट है। तो अगर किसी भी सेट में एलिमेंट किसी दूसरे सेट से लिए गए सारे के सारे एलिमेंट, कुछ लिए कुछ नहीं, तब तो नहीं होगा, लेकिन सारे ले रखे हैं, तो वो सेट जो होगा उस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपको एक सेट दे रखा है, सेट ए। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक है। सेट ए जो आपको दे रखा है वो एक्चुअल में ये है 5, फिर 5 कर्ली ब्रैकेट, फिर 1, फिर 1,5, फिर 2। ठीक है, तो ये सेट ए है और हमको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर खेल है बिलोंग्स टू और सबसेट। 2 सिंबल हैं, एक है बिलोंग्स टू और एक है सबसेट। अगर इस सेट के एलिमेंट्स को ध्यान से सुना मेरी बात को, अगर इस सेट के एलिमेंट्स को यूज करके एक नया सेट बनाया गया है, तो ये वाला जो सिंबल है, ये सेट और सेट, 2 सेट के बीच में जो सिंबल लगता है वो ये लगता है। लेकिन एक तरफ अगर एलिमेंट है और एक तरफ सेट है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। तो ये ध्यान रखें, एलिमेंट को जब सेट से कंपेयर कर रहे हैं या उसकी जान पहचान करा रहे हैं, तो बिलोंग्स टू उससे बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, डिपेंड करेगा एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन जब हम 2 सेट के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं, तो वहां पर सबसेट का साइन आ रहा है नहीं आ रहा, डिपेंड करेगा कि उस सेट में जो एलिमेंट है उस दिए गए सेट से हैं सारे के सारे या नहीं है। जैसे कि यहां पर देखें 5 बिलोंग्स टू, हाँ तो 5 बिलोंग कर रहा है इससे, ए से, तो 5 बिलोंग्स टू करेक्ट है, सही है ना। कर्ली ब्रैकेट 5 बिलोंग्स टू, कर्ली ब्रैकेट 5 बिलोंग कर रहा है ना, ए का ही तो एलिमेंट है, तो बिल्कुल सही है। अब कर्ली ब्रैकेट 1, यहां पर अकेला 1 था, लेकिन आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो 1 पे कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि 1 को सेट में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या इसका बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ये तो इसका सबसेट बनना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहां देखें 2,5, 2,5, 2 और 5 से मिलाकर एक नया सेट बना दिया, तो 2 एलिमेंट को यूज करके एक नया सेट बना दिया। वो सेट उसका सबसेट होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, करेक्ट। अब देखिए एलिमेंट का सेट से कंपैरिजन हो रहा है, एलिमेंट का सेट से कंपैरिजन में बिलोंग्स टू आना चाहिए, यहां पर सबसेट का साइन दे रखा है। दिस 2 बिलोंग्स टू ए, तो नहीं। 2 कर्ली ब्रैकेट 1, तो ये नहीं है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट 1 कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, है ना। कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 1, उसका कर्ली ब्रैकेट, तो सिर्फ 2 और 1 का कर्ली ब्रैकेट होता तो मैं मानता, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये करेक्ट बात है। अब देखिए ये तीनों का तीनों एलिमेंट गिवन है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इन 3 एलिमेंट को यूज करके इन्होंने एक नया सेट बना दिया, तो वो सेट इसका सबसेट होगा। इस वाले एलिमेंट को यूज करके इसके कर्ली ब्रैकेट लगाते ही ये अगर खुद यूज होता, ऐसे कैसे लेते, तो ये एलिमेंट था, तो एलिमेंट में बिलोंग्स टू आ गया था। लेकिन आपने इस एलिमेंट के बाहर फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, सेट के किसी भी एलिमेंट के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो वो अब बन गया सेट, तो वहां पर साइन आएगा सबसेट है या नहीं है, तो सबसेट होगा ये, करेक्ट। तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट। यूनिवर्सल सेट, जितने भी सेट आपको किसी क्वेश्चन में जितने भी सेट दे रखे हो, सेट जिस सेट के सबसेट हैं
मतलब क्वेश्चन में दिए गए सारे के सारे सेट जिस सेट में से बने हैं वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। फिर है पावर सेट, द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। किसी भी दिए गए सेट, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, एक्चुअली बना हुआ ये यहां पर, ये रहा। किसी भी दिए गए सेट के सारे सबसेट बना दो और उन सबसेट से एक नया सेट बना दो, वो कहलाएगा उस सेट का पावर सेट। लैंग्वेज को ध्यान से समझना। हमने क्या किया, हमारे पास एक सेट था 1 2 3। अब 1 2 3 के हमने सबसेट बनाना शुरू किया। सबसेट कैसे बनाते हैं? सबसेट बनाते हैं सबसे पहले हम फाइव लिखते हैं, जो कि फाइव एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाइव अगर हर सेट का सबसेट है तो फाइव ए का भी सबसेट होगा। सबसे पहले हमने फाइव लिखा, उसके बाद हम सिंगल एलिमेंट लेते हुए सेट बनाते हैं। तो 1 का सेट बन गया, 2 का सेट बन गया, 3 का बन गया। अब हम डबल का खेल करते हैं। 1 और 2 से मिला के एक सेट बना दिया, फिर 1 और 3 से मिला के बना दिया, 2 और 3 से मिला के बना दिया। डबल कंप्लीट हो गया। अब ट्रिपल, तो ट्रिपल में तीनों ही एलिमेंट उनसे मिला के एक सेट बना दिया। तो ये टोटल आपके पास कितने सेट बने? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो और उसको 2 की पावर में लगा दो। टोटल सबसेट्स, टू की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 8। देख लो आप, 8 सबसेट हैं ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बिना काउंट किए, बिना ये निकाले भी आप बता सकते थे कि इस सेट के कितने सबसेट बनने वाले हैं। अब ये जो आपने सेट लिखे, इसको फिर से मैंने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये कहलाएगा इस सेट ए का पावर सेट। पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। इसको ऐसे रीड करेंगे, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर? तो कुछ नहीं है, पावर सेट ऑफ ए का मतलब है कि किसी भी सेट को लो जो आपको दे रखा है और उस सेट के बना दो सबसेट्स, और सबसेट्स का फिर से सेट बना दो, वो पावर सेट। नोट, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट पावर सेट, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना? उसके पावर सेट में जितने उसके सबसेट है कितने हैं? 2 की पावर n। भाई किसी भी सेट के पावर सेट में एलिमेंट क्या होते हैं? किसी भी सेट के पावर सेट में उसके सबसेट्स ही तो एलिमेंट होते हैं। तो अगर एक सेट है उसमें n एलिमेंट्स है, मतलब सेट ए है उसमें n एलिमेंट्स, उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n। और जितने सबसेट बनेंगे, जैसे पिछले में 8 बने थे, तो 8 के 8 एलिमेंट हैं पावर सेट के, तो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि पावर सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो पावर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट उनको फिर से 2 की पावर में लगा दो, तो 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? क्लियर? ठीक है, ओके। इसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सेट्स में हम यहां पर कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हैं, जैसे कि नंबर्स में लगाते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब करते हैं ना हम। वैसे ही यहां पर सेट्स में भी हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, और बात करते हैं उन ऑपरेशंस की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेन डायग्राम, क्योंकि हर एक ऑपरेशन में आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, जहां पर हम डायग्राम से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल में सर्कल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल तो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट जिसके अंदर ही पूरा खेल चल रहा है। जितने भी सेट आपको दे रखे हैं उस क्वेश्चन में, उस सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होते हैं, उसी के सबसेट्स होते हैं। जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन है, उन सबका सुपर सेट वो कौन होता है? वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो जो भी यहां पर चलेगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही चलेगा। इसलिए वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर ही पूरा खेल होना है, और वो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा उस सेट को। अब एक ही सेट है तो एक ही सर्कल, अगर एक से ज्यादा सेट है तो एक से ज्यादा सर्कल। सर्कल के यहां पर क्या क्या बनाने के, क्या क्या सर्कल को ड्रॉ करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सर्कल इस तरीके से एक दूसरे को कट करते हो सकते हैं, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। मैं आपको बता देता हूं, शायद इसमें होगा, इसमें नहीं है।
मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के वेन डायग्राम यहाँ पर बनेंगे। एक में जब सर्कल एक दूसरे से दूर दूर हैं, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस जब सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और तीसरा केस जब सर्कल एक दूसरे के अंदर है। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा केस कब है? जब दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। कि इसमें एलिमेंट बिल्कुल अलग है, इसके बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो आपके पास जो है ये वाला केस ये बनेगा। जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, सम एलिमेंट्स कॉमन, कि एक या दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं, तो ये वाला केस बन जाएगा। और जब एक सेट दूसरे का सबसेट है, वन सेट इज सबसेट ऑफ द अदर, जब एक सेट दूसरे का सबसेट है तो एक सर्कल दूसरे के अंदर बनेगा। तो आपको क्वेश्चन में देखते ही पहचान लेना है कि जो भी सेट आपको दे रखे हैं उन सेट में क्या एक भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसा बनाएंगे, क्या कुछ कुछ एलिमेंट कॉमन है तो ऐसा बनाएंगे, और एक सेट दूसरे का सबसेट, ये कैसे पहचानेंगे कि एक के एलिमेंट पूरे के पूरे दूसरे में अंदर आ रहे हैं, तो फिर ऐसा बनेगा। तो वो सबसेट अंदर बनेगा, सुपरसेट बाहर बनेगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो वेन डायग्राम के बारे में ये है कि हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, वो जो मैंने आपको बताया वो रामायण यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने ये दे रखा है, इसको ड्रॉ करते हैं। आइए, वेन डायग्राम बनाते समय दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। वेन डायग्राम में जो भी खेल हो रहा है वो इस रेक्टेंगल के अंदर होगा, रेक्टेंगल के बाहर कभी कुछ नहीं जाएगा। कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। और यूनिवर्सल सेल के जो यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट है सब उसमें दिखने चाहिए, मतलब 1 to 8 तक सारे इसमें ड्रॉ होने चाहिए। आप देखिए मेरे पास ये दो सेट है, इन दोनों सेट में क्या कुछ कॉमन है? क्या देखें आप, इनमें कॉमन है 3, इनमें कॉमन है, कुछ एलिमेंट कॉमन है, इसलिए सेकंड वाला केस बनेगा, मतलब दोनों सेट ऐसे बनेंगे। दिस इज ए, दिस इज बी। सबसे पहले क्या बनाना है आपको? सबसे पहले आपको बनाना है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन कहाँ आएगा? जहां दोनों सर्कल का कॉमन वाला पार्ट है, ये पार्ट दोनों सर्कल में कॉमन है, तो यहाँ वो आएगा, यहाँ वो एलिमेंट आएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा? यहाँ आएगा 3, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। अब सर्कल ए के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, और सर्कल बी के अंदर सेट बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, और इस रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो पहले सर्कल ए की बात करता हूं। सर्कल ए के अंदर 3 आ चुका है, तो मैं बना दूंगा 1 और 2। सर्कल बी के अंदर भी 3 आ चुका है, इसमें 4 और 5, और इस रेक्टेंगल के अंदर 1 2 3 4 5 आ चुके हैं, तो 6 7 8। ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें आप देखें मैंने एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा है, कहीं पर भी रिपीट नहीं किया है। इस पूरे के अंदर इसके एलिमेंट आ गए, इस पूरे के अंदर इसके एलिमेंट आ गए, रेक्टेंगल के अंदर इसके एलिमेंट आ गए, और इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, इसमें पहले दो मैं कर रहा हूं, बाकी दो आप करना। यूनिवर्सल सेट ही दे रखा, देखें आप, फर्स्ट वाला मैं ड्रॉ करता हूं। इन तीनों में, इसमें दो, इन तीनों में कुछ कुछ एलिमेंट कॉमन है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये यूनिवर्सल सेट। आप देखें ए और बी में, ए और बी में 3 कॉमन आ रहा है। फिर आप देखें बी और सी में 5 कॉमन आ रहा है।
तो इस पूरे बी में देखें तो 3 4 5, पूरे सर्कल ए में देखें तो 1 2, सर्कल सी में देखें तो 6 7, और यूनिवर्सल सेट के हिसाब से देखें तो 8 9 10। ये मैंने ऐसे सर्कल क्यों बनाए, क्योंकि आप देखें ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन था, बी और सी में कुछ एलिमेंट कॉमन था, तो ऐसे सर्कल बन गए। ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला भी देख लो। पहले जज करें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये तो बहुत सिंपल सा खेल हो गया। एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बन जाएगा। दिस इज ए बी सी यू। ए के अंदर 1 2 3, बी के अंदर 4 5 6, सी के अंदर 7 और 8, राइट। तो यहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इन सेट्स में, तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स से बन जाएंगे। बाकी दोनों आप कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है वेन डायग्राम। अब आते हैं हम ऑपरेशन ऑफ सेट पे। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कंबाइन करना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ईदर ए और सेट बी और टू बोथ ए एंड बी। जो ए से बिलोंग कर रहे हैं या बी से या दोनों से। इसका मतलब वो एलिमेंट जो ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट है। आप ए और बी को कंबाइन कर दो, मिक्स कर दो, तो वो ए यूनियन बी आ जाएगा। सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, हमने दोनों के एलिमेंट कंबाइन कर दिए। कंबाइंड होने पे क्या था, यहाँ पर 4 जो था वो रिपीट हो रहा था, तो रिपीट को एक बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी, तो कैपिटल यू जो है वो यूनियन का साइन होता है, ठीक है। तो कंबाइन करना इज बेसिकली यूनियन। उसके बाद देखें, यहाँ पर भी आपसे पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। तो सिंपल सा है, तीनों के एलिमेंट कंबाइन कर दो। 1 2 3 4 5 7 8, देख रहे हैं आप, मैंने तीनों के एलिमेंट कंबाइन कर दिए। 1 2 3 4 5 7 8, ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन बेसिकली दो एलिमेंट्स में जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका सिंबल होता है उल्टा यू। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन मुझे नजर आ रहा है 4 4 4 4, 3 नहीं 4, दोनों में कॉमन है 4। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा दोनों का कॉमन एलिमेंट। नेक्स्ट, इसमें देखिए आप, सेट ए में मेरे पास 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, 2 4 6 8 10। सेट बी में आ रहा है मेरे पास 3 के एलिमेंट, 3 6 9 12। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आएंगे वो है 6 के मल्टीपल। देखिए 6 इसमें आ रहा है, फिर 12 भी आएगा इसमें दोनों में, फिर 18। और इसको अगर मैं वापस से सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में थे, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो तो ये हो जाएगा x such that x is equal to 6n, n belongs to। तो आपका आंसर ये भी है और ये भी है, दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 है तो उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है। और अगर 5 नहीं है ना, अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो उनको हम इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। एक उस टर्मिनोलॉजी जो आपके काम आ सकती है। इसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे a माइनस बी या b माइनस ए माइनस बी जब हम करते हैं तो हम वो एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग्स टू a जो a से आ रहा है लेकिन b से नहीं आ रहे, b माइनस ए में जो a से नहीं आ रहे हैं b से आ रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको। a माइनस बी का मतलब एक्चुअल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको a में से हटा दो। जो पहला सेट लिखा रहता है उसमें से हटाना होता है। किसको हटाना होता है, वो जो दो सेट दे रखे हैं उसके कॉमन एलिमेंट्स को। तो a माइनस बी लिखा है तो a में से इन दोनों का कॉमन मतलब इंटरसेक्शन को हटा दो। मान लो अगर b माइनस ए लिखा है तो b में से हटा दो, किसको हटा दो, a और b के इंटरसेक्शन को हटा दो। सिंपल सा है, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं।
सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर दो, दिस इज यूनियन। बात समझ में आ रही है आपको मेरी, है ना? दो सेट के बीच में डिफरेंस निकालें, ए माइनस बी निकालें, बी माइनस ए निकालें और यूनियन कर दें, तो आपको ए डेल्टा बी मतलब उनका सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। चलिए, तो अब तीनों को मैं आपको करके बताता हूं एक बार कि कैसे होता है। देखिए आप, मुझे जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी की। आप मुझे बताएं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7, है ना? 1 3 5 6 7, बस 7 कॉमन, ये कॉमन है। देखिए आप, 1 3 5 6 7 और 8 भी है। ये आपके पास कॉमन है इन दोनों में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ए माइनस बी का मतलब है ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें। तो ए में से माइनस कर दी मैंने ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो तो बचेगा क्या? देखिए अब 8 भी चला गया इसमें, है ना? 8 भी इसमें चला गया, तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ 2 बचा। सिर्फ 2 बचा। ए में से वो एलिमेंट जो कॉमन है दोनों में, तो 1 3 5 6 7 8, 2 और 4 बचा, इनफैक्ट 2 और 4। तो ये आपका ए माइनस बी आ गया। बी माइनस ए, बी में से, इस बार बी में से हटाना है, बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। तो बी में से अगर मैं हटाता हूं तो 1 गया, 3 गया, 5 गया, 6 गया, 7 8 9 बचा सिर्फ, तो 9। और इन दोनों का यूनियन, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन अगर मैं करता हूं, दोनों को कंबाइन कर दो, तो 2 4 और 9, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास इनका सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट? चलिए, तो इस एग्जाम्पल तीनों चीजें क्लियर हो गई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ए डैश, ए बार और ए सी, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, इसके बाद है हमारे पास लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट। किसी भी सेट को खुद से यूनियन करते हैं तो वो सेट मिल जाता है, किसी भी सेट का खुद से इंटरसेक्शन वही सेट मिलेगा। तो किसी भी सेट को खुद से यूनियन करूं या इंटरसेक्शन करूं, बात एक ही है, वही सेट मिलेगा। किसी भी आइडेंटिटी लॉ, किसी भी सेट का फाई के साथ, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन खुद और इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट के साथ तो खुद मिलेगा। कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन और इंटरसेक्शन में ऑर्डर चेंज करने में फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है, राइट? चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट चाहे इधर लगाएं इधर लगाएं, बात एक ही है। ए और बी में ब्रैकेट लगाएं या बी और सी में ब्रैकेट लगाएं, मतलब पहले यूनियन किसका करना है आपको वो डिपेंड करता है, दोनों से आंसर जो है आपका सेम आएगा, ठीक है? उसके बाद देखें, सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में किसी भी दो सेट का पहले आप करेंगे तो दैट डजंट मैटर एट ऑल, आंसर विल बी सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहां पर देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन। डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट ये लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है? अगर आप दो सेट का यूनियन कर रहे हैं, उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट पे हो गया सेपरेट और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। यही सेम इंटरसेक्शन के लिए भी है, दो सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जब सेपरेट होगा तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, राइट? ठीक है, ओके। कुछ और रिजल्ट? तो ये रिजल्ट आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली इनको आप यूज भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है? ठीक है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो आपके काम के हैं नहीं, वैसे भी आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट। दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर कुछ रिजल्ट है कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, ये होता है ए में नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है?
इसका मैं सिंपल सा कारण आपको बता देता हूँ कि जब हम यूनियन कर रहे हैं, यूनियन का मतलब आपका कौन सा पार्ट, इसमें कौन सा रीजन आप कवर कर रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मैं बोलूंगा कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, इस पूरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, प्लस इस पूरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। आप देखिए ये वाला जो एरिया है ये 2 बार काउंट कर लिया आपने, एक बार जब इस सर्कल में काउंट किया तब काउंट किया, और एक बार इसमें काउंट किया तब काउंट किया, तो इसको एक बार हटाना पड़ेगा, तो एक बार हमने माइनस कर दिया। अब इसको ले जाऊं अगर मैं इधर और इसको ले आऊं इधर, इंटरचेंज कर दें, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का आपको फॉर्मूला आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, राइट। ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो वही फॉर्मूला के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला बन गया। बी माइनस में बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बी यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक सेट एक हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, तो इसलिए एग्जैक्टली 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये 3 सेट्स के लिए, जब 3 सेट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट, यही वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, तो ये है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड हो जाएगा। इसमें ये सारे के सारे जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए पिछले वाले, ये सारे और ये यहाँ तक, ये सारे के सारे फॉर्मूले अगर आप याद ना भी रखें तो भी वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। देखें आप, मैं आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स 26 टेक टी एंड 18 टेक कॉफी, 8 take neither of two, how many of them both tea and coffee, how many takes, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम बनाए, यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, कौन कौन सी, यहाँ पर बोला गया है 2 सेट के बारे में बात हो रही है इनफैक्ट, और वो है एक है टी और एक है कॉफ़ी यूनिवर्सल सेट। टोटल 40 के बारे में बात हो रही है, 26 इस सर्कल के अंदर 26, इसके अंदर 18, 8 टेक नाइदर ऑफ टू, तो 8 जो है वो दोनों में से कुछ भी नहीं, मतलब 8 आएगा यहाँ पे बाहर। तो हम हमेशा वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं कॉमन वाले पार्ट से, मतलब यहाँ से। तो मान लो कि यहाँ पर x थे, ऐसे पर्सन जो टी और कॉफी दोनों लेते हैं वो x हैं, तो टी वाले के अंदर कितना आएगा, टोटल 26 था, तो 26 में से x माइनस कर दिया तो 26 माइनस एक्स, क्योंकि इसके अंदर पूरा 26 होना चाहिए। कॉफी वाले के अंदर पूरा 18 होना चाहिए, x यहाँ आ गया तो 18 माइनस एक्स, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 40, ये हुआ ना। तो 26 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स प्लस 8 शुड बी इक्वल टू 40, तो x से x गया, राइट। 26 प्लस 18 44 प्लस दिस 52 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, x जाएगा इधर 40 आएगा इधर, 52 माइनस 40 इज इक्वल टू x, तो x आ गया 12, तो फाइनल आंसर इज 12। तो ऐसे पर्सन्स जो दोनों पी रहे हैं, टी भी और कॉफी भी, वो कितने हैं, वो है 12, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 50 persons 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 13 ड्रिंक टी, 30 drink tea, find how many drink tea and coffee both, how many drink coffee but not tea। यहाँ पर भी वापस ये वाला शायद आप कर लेंगे, मैं आपको एक 3 है ना, जहाँ पर 3 चीज़ें इन्वॉल्व है, मैं वो वाला क्वेश्चन आपको देता हूँ, करके बताता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वॉज फाउंड दैट 15 had taken mathematics, 12 had taken
Physics 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry and 3 had taken all of 3 subject. Then find the number of this. ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो देखें आप, यहाँ पर बात हो रही है 3 सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। देयर आर 3 सर्कल्स और इन तीनों में आपस में कॉमन है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मेरे पास 3 सर्कल्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखें आप, 25 स्टूडेंट्स का ये पूरा सर्वे है। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं। तो 3 ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, 3, ठीक है। अब डबल डबल में काउंट करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में किसने लिया, केमिस्ट्री मैथ्स किसने लिया, फिजिक्स मैथ्स किसने लिया, उल्टा चल रहे हैं अपन। तो देखें, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री ने 4 में लिया। तो मतलब इस वाले पार्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर्कल के कॉमन वाले पार्ट में 4 आने चाहिए, 3 आ चुके, तो 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए 9 और मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए 5। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए 9, इसमें 9, तो यहाँ देखें 3 है तो 6 यहाँ आ जाएगा, और इसके लिए फिजिक्स और मैथ्स के लिए 5, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद और ऊपर चलते हैं। तो देखिए, इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 फिजिक्स एंड 11 केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स 15 है, इसमें 15 आना चाहिए, तो 11 आ गया, तो 4 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 12 फिजिक्स में है, 11 केमिस्ट्री में। फिजिक्स में 12, इसके अंदर 12 आना चाहिए, 6 है तो 6, इसमें 11 आना चाहिए, तो 1। तो ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्या इनका सभी का सम जो है वो 25 है क्या, देख लेते हैं। 12 23 है, ओके, ठीक है, ओके। तो दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने कुछ भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। आप सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास सवाल है कि कितनों ने सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ मैथ्स, सिर्फ फिजिक्स। तो सिर्फ केमिस्ट्री देखो, ओनली केमिस्ट्री 1, ओनली मैथ्स 4, ओनली फिजिक्स 6। तो ओनली केमिस्ट्री 1, ओनली मैथ्स 6, ओनली फिजिक्स 4 ना, ऐसे ही है ना, उल्टा हो गया, मैथ्स और उसमें इंटरचेंज हो गया। यहाँ 4 और यहाँ पे 6, ठीक है। और भी सवाल अगर आप यहाँ से पूछे जाते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में कितनों ने लिया, मैथ्स, और ये सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। कुल मिला के हमारा जो इसमें कंसर्न है वो ये है कि जब आप इस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ करें, इसमें देखिए ये फॉर्मूला आपको लिखाया था, लेकिन फॉर्मूला का मैंने कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहले जो मिडिल में है उससे स्टार्ट करें कि ऐसा वो एलिमेंट जो तीनों में कॉमन है वो, फिर डबल डबल में जो कॉमन है वो, और फिर जो सेपरेट है वो। तो वहाँ से आपका ये पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हर सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। यहाँ पर आपका ये चैप्टर सेट जो है वो खत्म होता है। बहुत ही बेसिक सा लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि नहीं आते हैं, लेकिन ये चैप्टर मदद करेगा हमको हमारे आगे आने वाले चैप्टर में, जिन जो है रिलेशंस, फंक्शन एंड मेनी मोर। So that's all from this video, that's all from this lecture. Thank you very much. Bye bye.